everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our fourth chapter of geography, which is agriculture. So by the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start. सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर और उसकी इम्पोर्टेंस की। जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री है और जो 2/3 पॉपुलेशन है कंट्री में वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर जो है वो फूड और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है। ये सपोर्ट करता है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करना। हमारे यहाँ से जो ये सब सामान है वो दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में किस टाइप की फार्मिंग की जाती है। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग है ये स्मॉल लैंडेज पर जो है प्रैक्टिस की जाती है। इसमें ओल्ड प्रिमिटिव टूल्स यानी जो पुराने समय से टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं इसका यूज़ होता है, जैसे होए, दाव, डिगिंग स्टिक्स। ये जो है पूरी तरह से मॉनसून पर डिपेंडेंट है। नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की, कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, कोई इरिगेशन मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। इस टाइप की फार्मिंग को हम लोग स्लैश और वन एग्रीकल्चर या फिर झूम कल्टिवेशन भी कहते हैं। ये असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में प्रैक्टिस की जाती है। ये जो फार्मिंग है ये हर जगह पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल मिल्पा इन मेक्सिको, रोका इन ब्राज़ील, लदांग इन इंडोनेशिया एंड सो ऑन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो फार्मर्स होते हैं वो लैंड को शिफ्ट कर देते हैं जब इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जब इस पर फार्मिंग हो जाती है उसके बाद इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो जो फार्मर हैं वो दूसरे लैंड को यूज़ करते हैं जब तक इसका जो सॉइल है रीजनरेट हो जाता है। अब आते हैं अपनी अनदर टाइप की फार्मिंग पर। तो जो सेकंड होती है वो होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये जो फार्मिंग है ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर के कारण यूज़ की जाती है, यानी कि ये जो फार्मिंग है वो स्मॉल पीस ऑफ यानी कि लिमिटेड पीस ऑफ लैंड पर की जाती है, लेकिन इस पर और ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें बहुत से बायोकेमिकल इनपुट्स और इरीगेशन का यूज़ किया जाता है। इसका जो मेन एम ये होता है कि लिमिटेड लैंड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, और इसका इशू ये होता है कि जब बंटवारा वगैरह जो फैमिली में होता है इसका ये जो है इसका डिवीजन हो जाता है। लोग लिमिटेड लैंड पर ही जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं सॉइल में। अब आते हैं अपनी अनदर फार्मिंग पे जो कि तो कमर्शियल फार्मिंग। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कमर्शियल फार्मिंग मतलब कि ये लार्ज लैंड पर यूज़ की जाती होगी, मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया जाता है, मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि HYB सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड सो ऑन। बहुत से रीजन्स पर ये की जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर ये कमर्शियल फार्मिंग यूज़ की जाती है। वही उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप जैसे कि कॉटन, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, ये सब लार्ज लैंड्स पर उगाए जाते हैं ताकि इनको बेचा जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके। बात है प्लांटेशन फार्मिंग। तो जो प्लांटेशन फार्मिंग है कुछ नहीं है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप होता है, जैसे कि जो सिंगल क्रॉप को है हम लार्ज एरिया पर जो है ग्रो करते हैं। ये यूजेस कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स एंड माइग्रेट लेबर, यानी लेबर्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में लेबर्स आते हैं। रॉ मटेरियल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि बहुत से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इन पर, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना। इसके लिए अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है ताकि फार्मर्स को मार्केट्स और इंडस्ट्री से जो है कनेक्ट कर सकें। जैसे कि एग्जांपल है टी का असम या नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटका में की जाती है, बनाना सदर्न इंडिया में और बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि क्रॉपिंग पैटर्न। तो 4 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं हमारे इंडिया में। 4 तरीके के जो है सीजन्स में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स, फूड्स और फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है राबी यानी विंटर क्रॉप्स। राबी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रजाई मतलब ठंड। तो ये विंटर जो क्रॉप्स है उसको इस सीज़न में ग्रो किया जाता है। ये अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में इसको बो दिया जाता है, सो कर दिया जाता है। जो मेजर क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो होते हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। ये मोस्टली ग्रो होते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। उसके जो मेन की फैक्टर ये है कि ये वेस्टर्न टेम्पलेट, साइक्लोन्स और ग्रीन रेवोल्यूशन के इसके मेन की फैक्टर्स हैं। अब आते हैं खारिफ क्रॉप पर। आते हैं अपने सेकंड टाइप पर जो कि होता है खारिफ यानी कि मॉनसून सीजन। खारिफ को आप ऐसे याद रख सकते हो, खारिफ मतलब कि कीचड़, के से और कीचड़ मतलब कि बारिश का टाइम। तो हम ये जो है बारिश के टाइम पर ही होती है, तो इसको सोन कर दिया जाता है मानसून के आने से ही। जो मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं होते हैं पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, अरहर, कॉटन, जूट, सोयाबीन। ये मोस्टली ग्रो की जाती है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा। अब आते हैं थर्ड टाइप पे जो होती है जैद।
ये शॉर्ट समर क्रॉप्स होती है। इसका सीज़न होता है समर मंथ यानी कि राबी और खारिफ के बीच वाला। इसमें मोस्टली क्रॉप्स ग्रो किया जाता है जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप्स। जो स्पेशल क्रॉप ग्रो किया जाता है वो होता है शुगर में, जिसको तो पूरा साल ही लग जाता है ग्रो होने में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया की जो कुछ मेजर क्रॉप्स। तो जो मेजर क्रॉप है वो फूड क्रॉप में आती है राइस, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेस, और कैश क्रॉप्स यानी कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। तो पहले बात करते हैं राइस की। तो इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फूड है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। इसके लिए क्लाइमेट चाहिए होता है टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और इरीगेशन जहाँ फॉलो की जाती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। राइस क्रॉपिंग इन स्टेट्स, यानी कि तीन जो क्रॉप हैं वो एक ईयर में ही ग्रो होते हैं। राइस के जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ओस, अमन और बोरो। जो राइस होता है वो ग्रो करता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल एंड डेल्टिक रीजन पे। इसका टेम्परेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। जहाँ पर जैसे कि जहाँ पे कम रेनफॉल होती है पंजाब, हरियाणा, वो कैनल्स, ट्यूब्स या वेल इरीगेशन का यूज़ करते हैं। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं राइस के वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार एंड तमिलनाडु। अब आते हैं अपने सेकंड क्रॉप की बात करते हैं, जो कि होता है व्हीट। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इसको कूल ग्रोइंग सीजन रिक्वायर होता है, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। जिस जोन में ग्रो होता है वो होता है गंगा सतलज प्लेन एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। मेजर प्रोड्यूसर्स हैं व्हीट के वो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप्स की, जो कि होते हैं मिलेट्स। इट इज़ अ कोर्स ग्रेन, यानी जवार 3 टाइप में होती है। जवार जो रेन फेड होता है और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। सेकंड आता है बाजरा, जो कि सैंडी और ब्लैक सॉइल पे ग्रो होता है। इसके जो प्रोड्यूसर है वो होते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। फिर थर्ड आता है रागी, जो ड्राई रीजन में ग्रो किया जाता है रेड, ब्लैक और सैंडी सॉइल्स पर। इसके प्रोड्यूसर्स होते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्रॉप की, जो कि होता है मेज़। ये खारिफ क्रॉप होता है और ये कुछ स्टेट्स में राबी भी हो जाता है, मतलब राबी सीजन में भी ग्रो हो जाता है। इसको ज़रूरत पड़ती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, और ओल्ड अलुवियल सॉइल पर ही ग्रो करता है। इसको इम्प्रूव किया जाता है HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरीगेशन से। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इसके वो हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप की, जो कि है पल्स। जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पल्स का, यानी वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है। जो मेजर पल्सेस होती हैं वो होती है अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। पल्सेस को कम मॉइस्चर चाहिए होता है और ड्राई कंडीशन में ग्रो हो जाती हैं। वो हेल्प करती हैं सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ग्रो इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, यानी अदर क्रॉप के साथ भी इन्हें रोटेशन में हम ग्रो कर सकते हैं। जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अब बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो जो फर्स्ट है वो होता है शुगर ग्रेन। शुगर ग्रेन जो होता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस में। इसको 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल या इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद। इसका यूज़ किया जाता है शुगर, गुड़, खंडसारी और मोलेसिस को बनाने में। जो मेजर स्टेट्स हैं शुगर केन को जो प्रोड्यूस करते हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब आते हैं अपनी सेकंड ग्रेन पर, फूड क्रॉप पर, जो होते हैं ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स जो है इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2020 में चाइना के बाद से। ये 12% ऑफ क्रॉप्ड एरिया को कवर करती है। जो मेन ऑयल सीड्स होती हैं वो होती हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम यानी तिल, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड, लिनसीड एंड सनफ्लावर। इनका मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑयल को प्रोड्यूस करने में, एडिबल ऑयल को और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। बात करते हैं कुछ वेबरेज क्रॉप्स की, जैसे कि फर्स्ट है टी और सेकंड है कॉफ़ी। तो जो टी का है वो प्लांटेशन क्रॉप इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश द्वारा। इसको वार्म, मॉइस्ट और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है। इसको डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है जिसमें ह्यूमस हो। ये लेबर इंटेंसिव है और गार्डन्स में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। जो मेजर प्रोड्यूसर है टी के वो होते हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इसको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी ग्रो किया जाता है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का चाइना के बाद से। सेकेंड है कॉफ़ी।
इंडिया जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी को ग्रो करने में बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत अच्छी गुड क्वालिटी को वो ग्रो करता है। ये इनिशियली जो है वो ग्रो होती है बाबा बुदान हिल्स में, मोस्टली कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही ग्रो होती है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का चाइना के बाद से। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स यानी मैंगो जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है। नागपुर जो ऑरेंज है वो नागपुर और चेरापूंजी यानी मेघालय में ग्रो होता है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ग्रो होते हैं। लीची और गुआवा जो होता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रो होता है। उसके बाद पाइनएप्पल जो है वो मेघालय में ग्रो होता है। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रो होते हैं। अब बात करते हैं नॉन फ्रूट क्रॉप्स की, यानी ऐसे क्रॉप्स जो फूड वाले क्रॉप्स नहीं है, जैसे कि रबर। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है। इसको मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। इसको रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस से ही ज़्यादा चाहिए होता है। जो रबर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ये मेनली ग्रो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स और मेघालय में। फिर आते हैं कॉटन। तो जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ग्रो होता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लिटिल रेनफॉल चाहिए होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। ये खारिज क्रॉप होता है। इसको 6 to 8 मंथ्स लगते हैं ग्रो होने में। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अब आते हैं लास्ट नॉन फूड क्रॉप पर, जो कि होता है जूट, जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पर ग्रो होता है। इसको हाई टेम्परेचर और एनुअल सॉइल चाहिए होती है। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जूट के वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। इसका यूज़ किया जाता है गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स और कारपेट्स वगैरह को बनाने में। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। मतलब कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए गए, नई नई चीज़ें हुई जो एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंज हिंडर प्रोसेस ड्यू टू लैंड ओनरशिप एंड इशूज, यानी ये जो चेंज है इसने प्रोसेस जो लैंड ओनरशिप वाली प्रोसेस थी उसको हिंडर किया। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए सिंस 1960s एंड 1917 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसने पैकेज टेक्नोलॉजी लाई। वाइट रिवॉल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड। 1918 और 1990s में जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो दोनों चीज़ों को जो है टारगेट करने लगा, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट। जो रीसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं वो है क्रॉप इंश्योरेंस बनाया गया है अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, फायर, डिसीज़। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक जो लो रेट्स में लोन देती हैं। वेदर बुलेटिन्स, रेडियो, टीवी बनाए गए हैं ताकि फार्मर अवेयर रहें। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर फार्मर सेफ्टीज़। गवर्नमेंट सेट्स मिनिमल सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड इशू प्राइस। तो ये सब चीज़ें जो है की गई हैं। तो यहीं पर हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सको। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।